आज भी मैं भोपाल में किराए के मकान में रहता हूँ। यहाँ कांग्रेस कमज़ोर क्यों है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जो मजबूती मिलनी चाहिए थी नहीं मिली। कांग्रेस के कुछ नेताओं में वीआईपी कल्चर आ गया है। आपातकाल बुरा नहीं था कि कांग्रेस पार्टी पर एक परिवार का एकाधिकार है। अगर एक ही परिवार देश के प्रति समर्पित हो रहा है तो परिवारवाद कहेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं श्री राहुल गांधी जी, कितनी उम्मीद रखते हैं आप उनसे? क्या आने वाले समय में आपको प्रियंका गांधी भी देश की राजनीति में अहम भूमिका में नजर आती है? देश की राजनीति में कई ऐसे दिग्गज नाम हुए हैं जिनके बयानों, जिनके राजनीतिक फैसलों की चर्चा हमेशा रही है। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा ही किरदार, एक ऐसा ही व्यक्तित्व है। हाल ही में राज्यसभा भेजे गए सांसद श्री राजमणि पटेल जी, उनका एक लगभग 4 से 5 दशक का राजनीतिक करियर रहा है। उन्होंने कांग्रेस के नेताओं की कई पीढ़ियों को आते और जाते देखा है। तो आइए आज उनसे समझते हैं कि देश में लगभग 6 से 7 दशक तक राज करने वाली जो पार्टी रही, उसका आगामी दृष्टिकोण क्या है और आगामी योजनाएं क्या हैं। माननीय सांसद जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। तो अगर मेरा ख्याल सही है तो 1972 में आप पहली बार विधायक बने और सन 86 में मंत्री बने। तो सर, कहाँ से राजनीतिक करियर शुरू हुआ? कहाँ से लगा कि राजनीति में आना है? देखिए, हमारी राजनीतिक यात्रा जो है, एक कहना चाहिए कि आश्चर्यजनक तरीके से हमारी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई है। हमारी पढ़ाई लिखाई एमए LLB किया और LLB के बाद कॉलेज की राजनीति में भाग लिया। कॉलेज के छात्र संघ के उसमें सोशल सेक्रेटरी रहा और प्रेसिडेंटी का चुनाव भी लड़ा, लेकिन राजनीतिक गंडगोल के कारण प्रेसिडेंटी का चुनाव 3 वोट से हारा जी। और हमारी पूरी पढ़ाई लिखाई हमारे बड़े भाई के सानिध्य में हुई और हमारी पूरी पढ़ाई कर्जे से हुई। और हमारे सामने उस समय जीवन 2 लक्ष्य था कि किस तरह से हम इसको सरवाइव करें, कि कर्जा पटाएं, अपने पैरों पर खड़े हों और परिवार का आसरा बने। इसी वजह से 1971 में LLB करने के बाद हमने वकालत शुरू किया था। पहले कोशिश किया नौकरी करने के भी कि कहीं लग जाए, लेकिन नौकरी लगी नहीं। वकालत स्टार्ट किया और ये था कि वकालत करेंगे, अपने पैरों पर खड़ा होंगे। राजनीति में सक्रिय तत्काल जाने का कोई इरादा ही, कोई प्लान नहीं था। लेकिन देखते हैं कि एक वो दौर था उस समय नेताओं का, जब नेताओं की सोच व्यक्ति से हट करके पार्टी हुआ करती थी, विचारधारा हुआ करती थी कि किस विचारधारा को देश की ज़रूरत है, किस पार्टी से देश का विकास हो सकता है, उस पार्टी की विचारधारा को मजबूत करना। और उस समय हमारे रीवा जिला जो है समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था, कांग्रेस पार्टी की नगण्य स्थिति थी। तो हमारे नेताओं ने उसमें विशेषकर DP मिश्रा, चंद्र प्रताप तिवारी उस समय के नेता प्रदेश के थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ कांग्रेस कमज़ोर क्यों है। उसकी जब छानबीन शुरू हुई तो ये पता चला कि संगठन में एक परिवार कुंडली मार करके बैठा हुआ है, दूसरे समाज के लोगों को कहीं मौका नहीं है। तो उन्होंने ये प्रयास किया कि जाइए बैकवर्ड को तलाशिए, एक बैकवर्ड को हम टिकट देंगे तो उसके माध्यम से बैकवर्ड कांग्रेस के साथ में जुड़ेगा और कांग्रेस भी मजबूत होगी और उनको अवसर भी मिलेगा। इस प्रक्रिया में चंद्र प्रताप तिवारी आए और रीवा में तलाशे, पूछे, हमसे भी पूछे कि बैकवर्ड के कोई नेता बताइए जिसको चुनाव लड़ाना है, इस तरह की स्थिति है जी। तो उस हमारी कोई कल्पना नहीं थी। हमने जिन लोगों को नाम जानते थे उसे बताया कि भाई कुछ ये नेता हैं जिनको दिया जा सकता है। अंत में कोई नहीं जमे तो उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं सोचते। तो हमने साहब कहा था कि हमारे पास कोई पैसा कौड़ी नहीं है, हमारी चुनाव लड़ने की हैसियत नहीं है, हम चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन जब कुछ विकल्प नहीं मिला तब उन्होंने कहा कि हम मदद कराएंगे, पैसे कौड़ी की मदद करेंगे, आप मन बनाओ चुनाव लड़ने के लिए। तो तब से एक टर्न ऑफ हुआ कि ठीक है, अगर माने मदद हो जाती कुछ चुनाव लड़ा जा सकता है। उस परिप्रेक्ष्य में, उस कहानी के तहत फिर टिकट का चला, ये चला। फिर
उस दौर में होते हुए 72 में जो है कांग्रेस पार्टी से हमें पहली बार टिकट मिला। लेकिन जिस विचारधारा ने हमें एक दिशा दिया और जिन लोगों ने हमारे उस विचारधारा को मजबूत किया, हमारा भी संकल्प यही है कि हम जीवन में चाहे कैसे भी अपने जीवन में रहें, लेकिन लोगों के विश्वास को कमज़ोर नहीं होने देंगे। लोगों की जो अपेक्षाएं होती हैं, आशा होती है नेता से, जो उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। और उसी भावना को लेकर के आज तक हमने राजनीति किया और करीब कई उतार चढ़ाव आए, चुनाव हारे भी, जीते भी, हर तरह की मुसीबतें आई, परिस्थितियाँ आई, लेकिन हर परिस्थिति में हमने उन मूल्यों को नहीं छोड़ा, उस विचारधारा को कमज़ोर नहीं होने दिया जिस विचारधारा ने हमें जीवन में एक परिचय दिया। और उसमें अनेक प्रलोभन भी आए। उस समय भी कोशिश की गई कि आपको मजिस्ट्रेट बना देंगे, आप इस्तीफ़ा दे दीजिए, दूसरे नेताओं को मौका मिल जाए। लेकिन हमने कहा जो जनता ने आशीर्वाद दिया वही हमारा अभीष्ट है, अब हमें कुछ ऐसा करना नहीं है, करते रहे और ईमानदारी से राजनीति करने का प्रयास किया। कई बार 2-3 बार मध्य प्रदेश में मंत्री भी रहे, अर्जुन सिंह जी के समय में रहे और राजस्व जैसा विभाग हमारे पास रहा। जहाँ बड़े बड़े माने शहरों में जो ज़मीन दी हुई है, हमारे आदेश से ज़मीन दी हुई है। बड़े बड़े शहर जो आज बने हैं मध्य प्रदेश में, भोपाल, इंदौर, यहाँ सब हमारी जितनी कॉलोनियाँ हैं हमारे आदेश से बनी, हमारी दी हुई ज़मीनें। लेकिन इस जैसे विभाग के होते हुए भी जो है आज भी मैं भोपाल में किराए के मकान में रहता हूँ। हमने कभी माने पैसा को, सत्ता को साधन नहीं माना, हमने सेवा को अभीष्ट मान करके जनता के विश्वास के आधार पर सेवा करने का प्रयास किया और आज भी कर रहे हैं। और पार्टी ने हमें संगठन की जिम्मेदारी, कार्यकारी अध्यक्ष भी प्रदेश में रहे, सेतु निर्माण निगम के अध्यक्ष रहे। उस समय सर्वाधिक पुलों का निर्माण, जो बड़े बड़े क्षेत्र कट ऑफ हो जाते थे बरसात में, वहाँ बड़े बड़े पुलों का निर्माण, बड़े बड़े बांधों का निर्माण, सिंचाई योजनाओं का निर्माण, इसके माध्यम से क्षेत्र के विकास के लिए जितना भी भरसक प्रयास हुआ हमने प्रयासों किया। और राज्यसभा में भी हमें जिम्मेदारी दी गई, राज्यसभा में भी अपने दायित्व का निर्वाह किया और क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों की भावनाओं को मजबूत करने के लिए लगातार काम करते रहे, आज भी कर रहे हैं। सर, मुझे साल 2003 याद आता है जब कांग्रेस का एक लंबा कार्यकाल खत्म हुआ, चुनाव हारी कांग्रेस, और 2003 से लेकर 2018 का समय, जब आपको पहली बार 2018 में राज्यसभा में मनोनीत किया गया, आप चयनित किए गए, तो इस दौरान सर एक लंबा राजनीतिक करियर होने के बावजूद आप प्रदेश और देश की राजनीति में उतनी प्रमुखता से नज़र नहीं आए। तो इस दौरान कहाँ थे और इस दौरान हुआ क्या? नहीं, देखिए, जहाँ तक अपने दायित्व का सवाल है, कभी हमने उसको अपनी जिम्मेदारी को नहीं बताया कि हमारे मत्थे सब कुछ है, हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो भी दायित्व दिया, हमें ओबीसी का अध्यक्ष बनाया मध्य प्रदेश का, हमने पूरे प्रदेश में 3-3 बार जागरण यात्राएं निकाली, 2-2 महीने की। गर्मियों की छुट्टी में जब लोग सोते थे, हम लोग यात्रा निकालते थे बैकवर्ड यूनाइट करने के लिए। और उसका ही नतीजा रहा है कि जो मैंने सरकार कमलनाथ की बनी, उस यात्रा का भी बहुत बड़ा उसमें योगदान रहा है। लेकिन समय परिस्थिति के आधार पर जब नेताओं का भी दृष्टिकोण बदलता है और सत्ता प्रमुख हो जाती है, सेवा गौण हो जाती है, तो इस तरह की परिस्थितियाँ होती हैं। नेताओं ने नज़रअंदाज किया हकीकत को, नज़रअंदाज किया सच्चाई को, और जिसका परिणाम ये हुआ कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को जो मजबूती मिलनी चाहिए थी, नहीं मिली। और उसमें निश्चित रूप से विचार और मंथन करने की ज़रूरत है। और जब तक लोगों से संवाद नहीं बढ़ेगा, जब तक लोगों का संपर्क नहीं बढ़ेगा, जब तक लोगों से सीधे वाद विवाद नेताओं की नहीं होगी, तब तक निश्चित रूप से कांग्रेस मजबूत नहीं होगी। आज उस चीज़ की ज़रूरत है। तो जैसा कि सर आपने कहा ही कि जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो स्थिति है वो थोड़ी कमज़ोर नज़र आई, राजस्थान के चुनाव परिणाम में भी ये दिखा, छत्तीसगढ़ में भी, और पिछले 5 सालों के दौरान सर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का एक ऐसा खेमा है जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से सहमत या एक ट्रैक पर नज़र नहीं आता। तो इसकी क्या वजह हो सकती है सर? नहीं, इसकी वजह बताया ना कि मेन तो ये है कि जब आदमी में थोड़ा वीआईपी कल्चर आ जाता है, निश्चित रूप से कांग्रेस के कुछ नेताओं में वीआईपी कल्चर आ गया।
जब वीआईपी कल्चर आता है तो वीआईपी कल्चर सामान्य आदमी से, गरीब से, किसान से, मजदूर से दूरी हो जाती है। और जब दूरी हो जाती है तो विचारधारा कमज़ोर होती है, और जब विचारधारा कमज़ोर होती है तो पार्टी कमज़ोर होती है। तो सर ये जो आपने कहा कि वीआईपी कल्चर, तो क्या ये शीर्ष नेतृत्व के लिए है या कुछ नेताओं के लिए? नहीं नहीं, कुछ के लिए है, सिर्फ नहीं है, कुछ नेताओं के लिए है जो वीआईपी कल्चर हो जाता है और अपने आप समझते हैं कि सब कुछ हम ही जानते हैं, सब कुछ हम ही करते हैं। तो इस तरह की परिस्थिति निर्मित होती है और उसमें निश्चित रूप से हम लोग तो हमेशा सुझाव देते रहे, आज भी देते हैं, आज भी चाहते हैं कि माने वीआईपी कल्चर छूटना चाहिए और उसका हाई कमांड को भी गहन परीक्षण करना चाहिए, कार्यों का मूल्यांकन हो जाना चाहिए। जब तक कार्यों का मूल्यांकन नहीं होगा, जो फील्ड में काम करता है, जो मेहनत करता है, विचारधारा को मजबूत करने के लिए त्याग और बलिदान करता है, उसको कुछ देखना भी चाहिए कि हाँ ये पार्टी की विचारधारा के लिए कर रहा है। और जो नहीं करता उसको भी पता होना चाहिए कि काम नहीं कर रहा है। अगर काम करने वाले हमेशा दबते जाएंगे, बिना काम करने वाले हमेशा पद ओहदे पर आते जाएंगे, तो निश्चित रूप से विचारधारा कमज़ोर होगी। तब एक समय था जब माने केवल विचारधारा को लोग वोट देते थे। उस समय व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं था, पैसा महत्वपूर्ण नहीं था, साधन महत्वपूर्ण नहीं था। हम लोग 72 में चुनाव लड़े, हम लोग पता ही नहीं कि पैसा भी लगता है, पैसा भी होता है। लोगों को पता चला, लोग चले गए प्रचार करने के लिए, प्रचार करिए। अब तो कोई जब तक साधन न दो, पैसा न दो, तब तक कोई जाता नहीं है। तो परिस्थितियाँ अब इस तरह की आ गई हैं कि इन सारे से संघर्ष करके पार्टी की विचारधारा को निकालना बहुत बड़ा कठिन काम है, क्योंकि पैसा हावी हो गया है, संसाधन हावी हो गए हैं। उसमें चुनाव में सुधार की भी ज़रूरत है, जो फिजूल खर्ची हो रही है उसको कैसे बंद किया जाए, इस पर भी विचार होना चाहिए। जब तक वो बंद नहीं, सामान्य आदमी की हैसियत नहीं कि चुनाव लड़ ले। सामान्य आदमी चुनाव लड़ नहीं सकता है, तो वो भी हाथ पैर बांधता है गलत संसाधन अपनाने के लिए कि हमको चुनाव जीतना है। तो उस सारी व्यवस्था में भी परिवर्तन की ज़रूरत है। सर आपके वीआईपी कल्चर वाली बात से मुझे आपका एक बयान याद आता है, जिसमें आपने कहा था कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारने की कांग्रेस की मुख्य दो वजहें हैं। एक तो ईवीएम, दूसरा पार्टी का अहंकार। तो ये सर सिर्फ प्रदेश के संगठन का अहंकार है या पूरी देश की कांग्रेस का? नहीं नहीं, देखिए देश का नहीं, विशेषकर मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमने कहा था कि मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से है। मध्य प्रदेश हमारा कार्य क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में हम उस चीज़ को बारीकी से जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं। इस वजह से कोई चीज़ हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में ही माने कह सकते हैं। अच्छा सर, आज की जो पीढ़ी है नई उम्र वाली, जिनको अंग्रेजी में जेनजीज और मिलेनियल्स कहते हैं, तो इन्होंने सर आपातकाल का सिर्फ की कहानियाँ सुनी हैं, इन्होंने उसकी अनुभूति नहीं है। तो सर एक आध दो ऐसे किस्से, एक आध दो ऐसे घटनाएं बता सकें जिससे आपातकाल क्या था इसका लोगों को अनुमान लग सके। देखिए आपातकाल को जो है, एक तो जो आपातकाल बुरा नहीं था, जो परिस्थितियां देश में निर्मित हुई थी, इस तरह का माहौल देश में बन गया था। ये स्थिति आ गई थी कि अगर नियंत्रित नहीं होगा तो सेना में भी बगावत हो सकती है। और इस तरह से जब चारों तरफ से अराजकता का वातावरण बन गया तो निश्चित रूप से देश के लिए, भविष्य के लिए, विचारधारा को बचाने के लिए जो विचारधारा हमारे लाखों लोगों की कुर्बानी से मिली थी, उसको बचाना ही श्रेयस्कर था और कोई महत्वपूर्ण समय मुद्दा नहीं था। उसको बचाने के लिए आपातकाल लगाना पड़ा और आपात लगाया। ये बात सही है कि आपातकाल जो है मरा नहीं था। आपातकाल में जिन लोगों को, अधिकारियों को, अफसरों को जो मौका मिला, इसको उन्होंने जो दुरुपयोग किया, मनमानी किया, वो निश्चित रूप से उचित नहीं था और जिसका शिकार भी इस देश के लोग हुए, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुख्य मुद्दा जो था, देश की एकता और अखंडता को बचाना था। उस समय इमरजेंसी आवश्यक थी। तो सर जिसे आपातकाल भी रहा, देश ने मुझे लगता है कि 7 दशक में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुना, तो जिसमें और लगभग 60 साल कांग्रेस का शासन था। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो पिछड़ा समुदाय है, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो या पूरे देश की बात हो, उसके हिस्से का जितना हासिल था क्या उसे मिला है? देखिए ये निश्चित रूप से नहीं मिला। हर्षित है यार। ये जो है,
देखिए, उसको देश की परिस्थिति और संदर्भ में सोचने की जरूरत है। और जब जैसी परिस्थिति होती है उस तरह की हमारी प्राथमिकताएं भी होती है। देश से हम अपेक्षा करते हैं, लोगों से अपेक्षा करते हैं, लेकिन एक ऐसी परिस्थिति भी आती है कि उस अपेक्षा को छोड़ करके आदमी की जो हैसियत नहीं है उससे भी ज़्यादा देश को देना चाहता है या देना पड़ता है। तो उस तरह की परिस्थिति देश में जब जो है आपातकाल लगा, वो आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद जो है, आज़ादी में क्या देखा कि आज़ादी में देखिए कि कौन उस मूवमेंट में खड़ा था। बड़े बड़े पैसे वाले थे क्या, बड़े बड़े धन कुबेर थे क्या, बड़े बड़े राजा महाराजा थे क्या? ये नहीं थे। ये सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है चुपचाप माने परिस्थिति को देख रहे थे और कहीं अपरोक्ष रूप से अंग्रेजी व्यवस्था का समर्थन कर रहे थे। था कौन? था इस देश का गरीब, इस देश का किसान, इस देश का बिरसा मुंडा, टंटैया भील जैसे वनवासी या आदिवासी, वो जो विचारधारा के लिए लड़ रहे थे। विचारधारा के लिए लड़ रहे थे कि जिंदगी में सारा सुख हो, लेकिन अगर स्वाभिमान और सम्मान नहीं है तो रोटी भी किस काम की है। तो उस स्वाभिमान और सम्मान के लिए लड़ रहे थे। और जब देश आज़ाद हुआ तो दुनिया जानती है कि देश का सारा खजाना लूट करके अंग्रेज ले गए थे विदेश, खाली खजाना मिला था। उस समय हमारी प्राथमिकताएं क्या थी कि किस तरह से गरीब लोगों के जीवन में रोटी मिले, किस तरह से कपड़ा मिले, किस तरह से मकान की व्यवस्था हो, और इस चुनौतियों का सामना करते हुए किस तरह से देश को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि जब अकाल पड़ता था, सूखा पड़ता था, तो PL 480 का गेहूं आता था कनाडा से, तब जा करके गरीबों की जिंदगी बसर होती थी। अब उस परिस्थिति में देखिए कि कांग्रेस ने जो है कितना प्राथमिकता के आधार पर एक एक स्टेप इस तरह के कदम उठाए जो आज वो बुनियाद है, मिल के पत्थर हैं। हाँ, बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया। दुनिया कहती थी अब कांग्रेस नहीं रहेगी, बड़े बड़े बैंकों से टकरा रही, लेकिन इंदिरा जी ने, कांग्रेस ने कहा था कि हमारी कुर्सी रहे या ना रहे, लेकिन हम इनके दरवाजे इस देश के गरीब आवाम के लिए खोलेंगे। और उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, कुर्सी की परवाह नहीं किया। यही राजा महाराजा थे जिनकी परछाई गरीबों की नहीं पड़ती थी। गरीब जब सामने से निकल नहीं सकता था, एक सामाजिक व्यवस्था थी। तो कांग्रेस ने ही कहा कि कोई राजा महाराजा नहीं, सारे के विशेषाधिकार सब कुछ खत्म करके और एक लाइन में खड़ा कर दिया। और उसके ही कारण आज जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनको याद होना चाहिए कि आज वही राजा महाराजा उल्टी गंगा बह रही है कि गरीब की झोपड़ी में खड़ा होकर के कहता है कि तुम्हारे पास हम भीख मांगने के लिए आए हैं। तो ये जो सामाजिक परिवर्तन हुआ है तो ये कांग्रेस ने दिया है। बेश सूत्र के माध्यम से पहले चले जाइए, गरीबों से पूछे कहाँ रहते हो काका, तो कहता था हम फला के पछेती में रहते हैं, उसके कुलिया में रहते हैं। एक व्यवस्था थी इस देश में, लेकिन उनके स्वाभिमान और सम्मान को कांग्रेस ने समझा और एक सीलिंग ला करके, कानून बना करके, जमीन दे करके उनको मकान दिया, जमीन दिया। आज गरीब से पूछो कहाँ रहते हो तो ये कहने के लिए फखसात कह रहा है बड़े हवेली हमारी नहीं है, लेकिन एक छोटा सा मकान जो है ये हमारा है। तो ये कहने का हक अधिकार कांग्रेस ने दिया है। तो इस तरह से बड़े बड़ी योजनाएं बनाए, बांध बनाए, संस्थाएं निर्माण किया, बिजली के आधारशिला रखी। अब उस समय तो आरक्षण उस समय और कोई मुद्दा नहीं था, ये था कैसे देश संभालना है। इसके बाद जैसे जैसे परिस्थिति आई उसके बाद जो महसूस किया कि हमारी अब सामाजिक भागीदारी कहाँ है। जिस समाज की भागीदारी नहीं है, भागीदारी होनी चाहिए। और उसी आधार पर हमारे संविधान का निर्माण भी हुआ। संविधान में व्यवस्थाएं हुई कि जो हमारा देश हजारों बरस से जो सामाजिक विषमताओं का शिकार हो रहा है, जिसकी पहचान कास्ट के आधार पर हो रही, जिसकी पहचान उसके रहन सहन के आधार पर हो रही है, उसके आधार पर उसका स्टेटस तय किया जा रहा है, उसकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो। तो इसी वजह से आरक्षण की व्यवस्था की गई कि जिनकी भागीदारी नहीं है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े हैं, उनको आरक्षण देने की बात आई। वो से तारतम्य पिछड़े वर्ग को भी आरक्षण देने की बात आई, जो कांग्रेस ने ही किया। कांग्रेस ने शुरुआत किया, कांग्रेस के जमाने ही माने मिला, चाहे OBC को आरक्षण हो, SC ST को संवैधानिक प्रावधान शुरू से था तो उनको तो पहले से मिल रहा था। तो इस तरह से आरक्षण के माध्यम से एक सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है, जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो हमारी विषमताएं हैं उसको देखते हुए जरूरी है। सर, आप जैसे संविधान शब्द से मेरे जहन में एक और प्रश्न आता है कि जैसे पिछले कुछ मतलब जब
अगर मैं 80 या 70 का दशक लूं तो लोकसभा के अंदर जो आचार व्यवहार, नैतिकता और शिष्टता नजर आती थी वो पिछले 5-10 सालों में कम हुई है। ऐसा कम से कम टीवी पर तो ऐसा ही नजर आता है। तो आप टीवी इसकी पर वजह किसे टीवी मानते पर हैं? देखिए, ऐसा है कि आज़ादी के बाद से जब प्रजातांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई, आप देखते जाइए धीरे 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 क्रमशः माने जो उस समय की व्यवस्था थी, जैसे जैसे समय बीतता गया उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता गया। जो हमारी आधुनिकता है, जो हमारे संसाधन हैं, वो उसका स्थान लेने लगे। जो हमारा विचारधारा का स्थान होना चाहिए, जो हमारे संघर्ष का स्थान होना चाहिए, उस संघर्ष और विचारधारा के विरासत के स्थान पर पूंजीवाद, सुखवाद, व्यक्तिवाद ये हावी होने लगा। और जो हावी होने लगा तो बड़ा विकृत हो गया। और पहले विचारधाराओं की लड़ाई होती थी, लेकिन अब आदमी ने जब ये मान लिया कि उसी ही सब कुछ है, तो फिर वहाँ से विसंगति हो गई। मान लीजिए कि एक पार्टी ने किसी गुंडे को टिकट दे दिया, तो दूसरे तो अच्छे आदमी को देना चाहिए। चुनाव हार जाए, भले हार जाए, लेकिन विचारों का मूल है कि अच्छे आदमी को देना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ ये मुँह हो जाए कि नहीं, सत्ता, कुर्सी, ये चुनाव जीतना ही हमारा अभीष्ट है, तो उन्होंने महागुंडा को दे दिया, तो विजय तो महागुंडे की हो गई। लेकिन विचारधारा कौन सी मजबूत हुई, विचारधारा कौन सी बोई गई, तो विचारधारा कौन काटेगा? आज ये विचारधारा देश काट रहा है। और जिन लोगों का, जिन विचारधाराओं का, देखिए सीधा सीधा सा, जिन विचारधाराओं का संघर्ष का इतिहास नहीं रहा है, जिन विचारधाराओं ने अपने एक संकुचित दायरे की विचारधारा को मजबूत करने का काम किया है, उन लोगों के माध्यम से इस तरह की विकृति पैदा की गई है, जिसका शिकार आज देश हो रहा है, क्योंकि उनके पास मूल्य नहीं है, विचार नहीं है। एक संकीर्ण विरासत है, एक संकीर्ण विचारधारा है, जिस विचारधारा के आधार पर इस तरह की चीज़ें पनप रही हैं। अच्छा सर, इससे जो सत्ताधारी दल है, जो भाजपा, देश की केंद्र में जो सरकार है, उसके बहुत से नेता कांग्रेस पार्टी पर एक आरोप हमेशा लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी पर एक परिवार का एकाधिकार है। तो इस पर एक वरिष्ठ, मतलब इसका जवाब क्या है फिर इस आरोप का? इसका जवाब देखिए ऐसा है कि परिवारवाद है क्या जी, परिवारवाद का मतलब क्या है, परिवारवाद से देश का नुकसान क्या हो रहा है, देश का फायदा क्या हो रहा है, ये मुद्दे हैं, ये विचारधारा जिसके आधार पर होना चाहिए। वो समय भी याद करना चाहिए ना कि एक ही परिवार कुर्बानी क्यों दे रहा है। जब एक परिवार कुर्बानी दे रहा था तब परिवारवाद नहीं था, तभी परिवार इनके समझ में नहीं आ रहा था। वो समय भी इनको करना चाहिए ना कि परिवारवाद है। सारे लोग पैमाने होम हो रहे हैं, सारे लोग जेल की यातनाएं सह रहे हैं, सारे लोग गोलियों का शिकार हो रहा है, तो उस समय विचारधारा कहाँ गई थी? तो परिवारवाद को संकीर्णता के दायरे से नहीं देखना चाहिए, देखना चाहिए कि उसका कार्य क्या है, उसका विचार क्या है, उसका समर्पण क्या है समाज के प्रति, देश के प्रति। अगर एक ही परिवार देश के प्रति समर्पित हो रहा है तो परिवारवाद कहेंगे। और अगर क्षमता है, योग्यता है एक परिवार में, तो क्या उस योग्यता को काट दोगे? अगर एक परिवार के आईएएस हो रहे हैं, आईपीएस हो रहे हैं, उनकी क्षमता है, तो परिवारवाद कहोगे? नहीं। तो उस परिवार को खत्म कर दें कि मानिए एसपी जो है तो एक परिवार के 4 सेलेक्ट हुए, तो परिवारवाद नहीं होगा, एक ही करेंगे। तो परिवारवाद की अपने स्वार्थ के लिए इस तरह के वातावरण बनाया जा रहा है, देश को गुमराह करने के लिए। और फिर परिवार, इनके जो परिवारवाद की बात करते हैं, अगर इनके माने जो मंत्री हैं उनके बेटे नहीं हो राजनीति में, उनकी पत्नियां नहीं हो राजनीति में, तो परिवारवाद कहें? तो परिवारवाद एक तरह से वो भी है। क्यों है उनकी पत्नियां, क्यों उनके बेटे? तो इस तरह से जहाँ विचार की बात होती है, मूल्यों की बात होती है, जो सच्चाई इस देश की है, हकीकत है, उससे ध्यान आकर्षित करने के लिए कभी परिवारवाद की परिभाषा, कभी हिंदूवाद की, कभी इसकी बात, जिनका कोई अर्थ नहीं है। सर, वर्तमान में जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं श्री राहुल गांधी जी, कितनी उम्मीद रखते हैं आप उनसे बतौर राजनीतिक नेता और बतौर कांग्रेस का भविष्य? देखिए ऐसा है कि वो नौजवान है, युवा है, अनुभवी हैं। जो चीज़ एक युवा में कमी होती है, युवा होता है, शक्ति होती है, एनर्जी होती है, संघर्ष करने की क्षमता होती है, लेकिन जो वैचारिक और नॉलेज है उसकी जो परिपक्वता
नहीं होती है, वो भी राहुल गांधी ने हासिल कर लिया। राहुल गांधी ने जो इस देश की यात्राएं किया, यात्राओं के पीछे मकसद यही था कि उसने इस देश को समझा। गांव में, सड़क में जा करके ये समझा कि गरीब क्या होता है, गरीब का दर्द क्या होता है, गरीब जो अपनी स्थानीय समस्याओं से जूझता है उसका दर्द क्या होता है, एक गरीब की सरकार से क्या अपेक्षा होती है। ये सारे चीज़ों का अनुभव उन्होंने प्राप्त किया और सारे अनुभव के आधार पर जो है एक परिपक्व लीडर हो करके, जिसको आज मोदी जी भी मानते हैं कि नहीं हमारा कोई विकल्प है, जिसको पप्पू कहते थे कोई मतलब नहीं है, आज उनके भी हिम्मत नहीं है कि कह दे आज अब सदन में जो है जवाब देने नहीं बनता, क्योंकि सच्चाई की बात करते हैं, हकीकत की बात करते हैं, जो देश के लिए जरूर उसकी बात करते हैं। तो जो हकीकत है, सच्चाई है, जिस चीज़ को देश की ज़रूरत है, जो बुनियाद है, उसकी बात को लेकर के जो संघर्ष करेगा निश्चित रूप से वो निखरेगा, आगे बढ़ेगा, उसको कोई पीछे कर नहीं सकता। तो सर, जिस तरह श्री राहुल गांधी सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका निभाते नजर आते हैं, क्या आने वाले समय में आपको प्रियंका गांधी भी देश की राजनीति में अहम भूमिका में नजर आती दिखाई दे रही हैं? नहीं, ये तो क्या संभावनाएं हैं, क्या जब आदमी आता तब पता चलता है, लेकिन जो उनके विचार हैं, जो उन्होंने काम किया है अभी तक, उसके आधार पर लगता है कि निश्चित रूप से एक अच्छी नेत्री के रूप में सामने आएंगी और देश को फायदा होगा। सर, जैसे वर्तमान की जो केंद्र सरकार है कई मुद्दों पर बैकफुट पर रही, उस पर उसकी बहुत आलोचना हुई, जैसे अग्निवीर हो गया, बेरोजगारी हो गई, आपने कई बार बयानों में अपने किसानों की समस्याओं का जिक्र किया है। तो इन सब मामलों में केंद्र सरकार की जो कार्यशैली थी उसको आप कितना सही या गलत मानते हैं? नहीं, देखिए, अगर इसको वास्तव में समझना है जी, तो इसके बैकग्राउंड में जाना होगा, इसकी हिस्ट्री में जाना होगा। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी नीयत प्रजातंत्र के प्रति ठीक नहीं है, उसका विश्वास प्रजातंत्र पर नहीं है। उसका विश्वास, आप ये सोचिए, जिस समय देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, इस तरह के विचारधारा के लोग कहाँ थे? इस तरह के विचारधारा के लोग उस संघर्ष में नहीं थे। इस तरह के लोग अंग्रेजों के साथ में थे, वो नहीं चाहते थे कि ये देश आज़ाद हो। और उन्होंने तो समय कहा था, किताबों में लिखा हुआ है कि हमें अंग्रेजों से लड़ करके अपनी एनर्जी ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो मुसलमानों से लड़ना है। तो इससे उनकी नीयत साफ हो जाती है। उनकी पूरी प्लानिंग, पूरी योजना है कि किस तरह से जिस रोल में अंग्रेज थे उस रोल में इस देश का पूंजीपति रहे, जिस रोल में इस देश के बाकी राजा महाराजा थे उस रोल में अमित शाह मोदी रहें, और जिस रोल में इस देश के पवाईदार इलाकेदार थे उस रोल में इनके तीसरे लोग रहें। इस व्यवस्था को लागू करना चाहते। जब सारे संसाधनों में इस देश के पूंजीपतियों का कब्जा हो जाए, इसी वजह से मोदी जी ने सारे देश के पीएसयू को, पब्लिक अंडरटेकिंग को, सारे संस्थाओं को माने पूंजीपतियों के हाथों में सौंप दिया और सौंप रहे हैं, ताकि सारे संसाधन में जिस समय पूंजीपति का कब्जा हो जाएगा वो देश का मालिक हो जाएगा। एक दिक्कत उसमें आ रही थी कि भाई विचार हुआ इनके बीच में आपस में कि मान लीजिए किसान ये कहता है कि हम फसल पैदा नहीं करेंगे, अपने खाने भर के लिए करेंगे, तो किसान का तो चल जाएगा, वो एक आध साल 2 साल कपड़ा नहीं पहनेगा, जूता नहीं पहनेगा, शादी ब्याह पीछे कर देगा, तो किसान का तो चल जाएगा। लेकिन अगर अन्न नहीं मिलेगा, गल्ला नहीं मिलेगा, तो बड़े बड़े पूंजीपतियों का, बड़े बड़े पद पर बैठे लोगों का कितने दिन चलेगा? नहीं चलने वाला। इसी वजह से प्लान हुआ कि भाई सारे संसाधनों पर कब्जा तो पूंजीपति का हो जाएगा, लेकिन जब तक रोटी में कब्जा नहीं होगा तब तक हमारा मिशन सफल नहीं होगा। इसी वजह से मोदी ने 3 काले कानून जो लाए थे कि उसके माध्यम से रोटी में भी पूंजीपति का कब्जा हो जाए, और जिस दिन रोटी में और देश के संसाधनों पर पूंजीपति का कब्जा हो जाएगा, पूंजीपति इस देश में रूल करेगा, शासन करेगा। ये मंशा उनकी है। तो जिसकी ये प्लानिंग हो वो गरीबी की बात करेगा, वो गरीब के हक की बात करेगा, वो तो निश्चित रूप से करेगा कि और कमज़ोर हों और इनकी आदत खराब हो जाए और ये गुलाम बन जाए, इस देश में चंद पूंजीपति राज करे, हुकूमत करे, और 80% इस देश की गरीब जनता चाहे जो भी हो वो बिगाड़ी करे, और काम चाहिए तो काम करे, मजदूरी करे, रोटी चाहिए, और नहीं तो मरे। सर, विपक्षी तो जिसका ये लक्ष्य ही है उससे क्या अपेक्षा करते?
सर, विपक्षी दल का वरिष्ठ नेता होने के नाते देश के पीएम की कार्यशैली को 10 में से कितना नंबर देंगे? जी। देश के जो पीएम हैं मोदी जी, उनकी कार्यशैली को 10 में से कितना नंबर देंगे? उनकी कार्यशैली एक व्यक्ति की कार्यशैली होती है, लेकिन उनकी व्यक्ति शैली मोदी को नहीं, उसको तो माने राष्ट्र की शैली मानना चाहिए, क्योंकि ये देश चला रहे हैं और उस प्रजातंत्र को चला रहे हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और जिस देश की अपेक्षाएं हैं विश्व का नेतृत्व करने की, और मोदी जी कहते भी है कि माने विश्व गुरु हैं, विश्व बनेंगे, तो उसके हिसाब से उस स्तर से जो माने ये काम कर रहे हैं उसमें अगर वास्तव में नंबर देने की बात आए तो मैं तो 0 दूंगा। अच्छा, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव, हालांकि उनको बहुत समय नहीं हुआ है, कुछ महीने ही हुए हैं, उनकी कार्यशैली आपको कैसी लगती है? ले, उनकी भी कार्यशैली आने दीजिए, भी तो कुछ किए नहीं है, वो करे तभी बताया जा सकता है। मुख्यमंत्री हैं, काम कर रहे हैं अपना। एक अंतिम सवाल सर, इसके 2 हिस्से हैं। जो आपकी पार्टी है कांग्रेस, एक सुझाव इसके लिए और एक सुझाव भारतीय जनता, मतलब एक सुझाव इंडिया अलायंस के लिए और एक सुझाव एनडीए अलायंस के लिए, आपकी तरफ से क्या होगा? तो पहले इंडिया अलायंस के लिए क्या एक सुझाव जो उन्हें बेहतर करने में मदद कर सकता है? इंडिया अलायंस जी। अच्छा, इंडिया अलायंस के लिए कि जिस विचारधारा को लेकर जो समझौता हुआ है, अलायंस बना है, उस अलायंस को मजबूत करने की ज़रूरत है। और उसमें निश्चित रूप से अलग अलग दल हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग उद्देश्य है, लेकिन जब राष्ट्र सामने हो, सारा समाज सामने हो, तो उन विचारधाराओं को महत्व नहीं देना चाहिए। उन विचारधाराओं को पीछे करके एक जो राष्ट्र की विचारधारा लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को लेकर के एक साथ हुए हैं, उसको मजबूत करने की जरूरत है इस देश के भविष्य के लिए। और एक सुझाव सर एनडीए अलायंस के लिए? एनडीए अलायंस के लिए यही है कि भगवान को सद्बुद्धि दे जी, और ये कोशिश करें कि सत्ता तो ठीक है, प्रजातंत्र में लड़ाई होती है, सत्ता की होती है कि सत्ता हमको मिल जाए, वो हो जाए, ये सामान्य बात है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है। लेकिन जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं, जो असली विचारधारा है कि हम अपना स्वार्थ करें, हमें स्वार्थ मिले, सबकी भावना होती है कि हमें मिल जाए, लेकिन किसी का गला न कटे, किसी का अहित नहीं हो, किसी विचारधारा की हत्या नहीं हो, किसी विचारधारा को जिंदगी भर पछताना नहीं पड़े, ये ध्यान देने की जरूरत है। सबसे बड़ा दायित्व होता है कि हम रह करके उस दायित्व का निर्वाह करें, जिस निर्वाह में इस देश के जो मूल भावना प्रजातंत्र की है वो आहत नहीं हो, उस पर किसी तरह का आघात नहीं हो, इस विचारधारा से काम करना चाहिए। और विपक्ष, जितना महत्व विपक्ष का होता है लोकतंत्र में, उतना ही माने सत्ता दल का होता है, बल्कि सत्ता दल की ज़्यादा जवाबदेही जिम्मेदारी होती है कि उस विचारधारा को आहत किए हुए किस तरह से हम देश को चलाएं, उस भावना को सीख ले करके, क्योंकि हमारे बहुत महापुरुष हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं, बड़े बड़े संत हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन में आदर्श दिया है कि हमें देश को, जनतंत्र को कैसे चलाना चाहिए, उससे सीख ले करके उस भावना के अनुरूप उनको काम करने की ज़रूरत है। सर, ये एक अंतिम सवाल, आपकी आयु 78 साल से अधिक है, इस अवस्था में इतनी सक्रियता और इतनी वाक शैली इतनी प्रखर कैसे है? कैसे मतलब इतना सक्रिय रह रहे हैं अभी भी? देखिए, हमने जो है, एक तो अपने जीवन में जो सुविधाएं होती हैं, जिन सुविधाओं का आदमी शिकार होता है, जिन सुविधाओं से आदमी आलसी होता है, हमने कभी जीवन में माना ही नहीं कि कोई सुविधा होती है। हमने शुरू से लेकर के आज तक जो हमारे संघर्ष का रास्ता है, जो चलने का रास्ता है, जो सेवा का रास्ता है, उस पर चले रहे। उसमें हमें किसी तरह से हमारी भौतिकता, हमारे सुख संपन्नता जो है, कभी हमारे ऊपर हावी नहीं हुई। और दूसरा जो एक व्यक्तिगत जीवन का होता है, बड़ा हमारा संयम जीवन है, खाने का, पीने का, उठने का, रहने का, तो उसको हम आज भी मेंटेन किए हुए हैं। आज भी हम सवेरे उठते हैं, टहलने जाते हैं, योगा करते हैं, और खाने में जो है सामान्य खाते हैं, हल्दी, तेल, मिर्चा, नमक जो जितते हैं वे खाते नहीं, सादा खाना खाते हैं और सादा जीवन रहते हैं।
तो ये थे हमारे साथ राज्यसभा उच्च सदन के पूर्व सांसद श्री राजमणि पटेल जी, पूर्व में विधायक और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। मिलेंगे किसी अगले साक्षात्कार में किसी और नेता के साथ राजनीति की परतों को और तलाशने के लिए। धन्यवाद।